नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है आर्यों का राजनीतिक संगठन, धार्मिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के साथ साथ हम लोग आज आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य समाज किस तरीके का था। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, आर्यों का राजनीतिक संगठन। तो दोस्तों राजनीतिक संगठन का मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है? दोस्तों इसका मतलब यह है कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में जो आर्य समाज था उसमें राजनीतिक संगठन या राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो दोस्तों जो आर्य समाज था वो पूर्णतः कबीलाई समाज था, यानी कबीलाई समाज था, ग्रामीण सभ्यता थी। और कबीले का जो प्रधान था उसको राजन कहा जाता था, जिसका मुख्य कार्य कबीले की ओर से युद्ध लड़ना यानी कबीले के लोगों की रक्षा करना और कबीले के लोगों की ओर से देवताओं का गुणगान करना था। दोस्तों ये जो राजन था ये कोई नियुक्त व्यक्ति नहीं होता था, राजन का चुनाव किया जाता था और चुना गया व्यक्ति ही राजन बनाया जाता था। तो दोस्तों राजन का जो काम था उसके काम में मदद करने के लिए इस आर्य समाज में यानी वैदिक काल में 4 मुख्य संगठन थे, जिनमें सबसे पहला संगठन था सभा, दूसरा संगठन था समिति, तीसरा संगठन था गण और चौथा संगठन था विदय। ये 4 संगठन थे वैदिक काल में जो ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में थे। इन चारों संगठन का मुख्य कार्य राजन को उसके कार्यों में मदद करना था। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला संगठन था जिसे हम लोग सभा कहते थे, उसके अंदर जो कबीले के विद्वान लोग थे उनको शामिल किया जाता था। कबीले के विद्वान लोगों को सभा में शामिल किया जाता था। यानी कबीले के विद्वान लोगों का जो संगठन था उसको हम लोग कहते थे सभा, और इसका मुख्य कार्य राजन को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सलाह देना था। दोस्तों वैदिक काल में यह संगठन इतना शक्तिशाली था कि विभिन्न निर्णय लेने के लिए भी राजन को इस संगठन का मुंह देखना पड़ता था। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो वैदिक समाज था वो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। दोस्तों जो दूसरा मुख्य संगठन था वो था समिति। इसके अंदर जो कबीले के आम लोग होते थे, कबीले के जो आम लोग होते थे उन आम लोगों को इस संगठन में शामिल किया जाता था। इस संगठन का मुख्य कार्य कबीले के राजन का चुनाव करना था। दोस्तों इस संगठन की तुलना आज आप ग्राम सभा से कर सकते हो। आज आप लोग देखते हो कि हर गांव में ग्राम सभा होती है और एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस सभा का सदस्य होता है और वो जो ग्राम सभा है वो प्रधान का चुनाव करती है। इसी तरीके से कबीले के जो आम लोग होते थे उनकी जो सभा थी उसका नाम था समिति, और इस समिति का मुख्य कार्य कबीले के आम लोगों को, इस सभी का मुख्य कार्य राजन का चुनाव करना था। तो दोस्तों ये थी दूसरी महत्वपूर्ण संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं समिति। तीसरा जो संगठन था वो था गण। दोस्तों ये कबीले का सैन्य संगठन था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो युद्ध में गांव के नवयुवकों को या कबीले के नवयुवकों को भर्ती करके युद्ध लड़ना था। तो युद्ध लड़ने का जो कार्य करते था वो गण संगठन था। और जो चौथा संगठन था विदय, ये कबीले के धार्मिक कार्यों को देखता था।
दोस्तों ये जो सभा थी जिसमें हम लोग कबीले के विद्वान लोगों को लेते थे और जो विदय थे, इसमें महिलाओं का प्रवेश संभव था, यानी महिलाएं सभा और विदय दोनों में भाग ले सकती थी। दोस्तों राजन के बाद जो वैदिक काल था उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था पुरोहित। वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महत्वपूर्ण पुरोहित हुए। दोस्तों विश्वामित्र ने अनार्य लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की स्थापना की, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। दोस्तों इस पुरोहित का काम था राजा को उसके कर्तव्यों का उपदेश देना, इसके साथ साथ समाज में यानी आर्य समाज में राजा का गुणगान करना, ताकि समाज में राजा के प्रति निष्ठा बनी रहे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजा और प्रजा के बीच में जो सेतु का कार्य करता था वो पुरोहित था। दोस्तों पुरोहित के बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे सेनानी। सामान्यतः कबीले का जो युवक कुठार और तलवार चलाना जानता था उसको सेना में शामिल किया जाता था और उसी को सेनानी कहा जाता था। वैदिक काल में हमें किसी भी प्रकार के किसी ऐसे अधिकारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह करता हो। इस आधार पर यह माना जाता है कि वैदिक काल में राजा किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाता था। प्रजा स्वेच्छा से राजा को जो भेंट देती थी, जिसे हम लोग बलि कहते हैं, राजा उस पर अपना जीवन यापन करता था। तो किसी भी प्रकार के कर की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही साथ चोरी जैसे कार्यों को रोकने के लिए कबीले में गुप्तचरों की भी नियुक्ति की जाती थी। तो दोस्तों ये था आर्य समाज का राजनीतिक संगठन। एक चीज और दोस्तों, जब भी कोई युद्ध होता था तो युद्ध में जो चीजें लूटी जाती थी उन चीजों पर पहला हक राजन का होता था। राजन के बाद वो सामान पुरोहित में बांटा जाता था और पुरोहित के बाद जो सामान बच जाता था उस सामान को सेना में बांट दिया जाता था। इस तरीके का संगठन वैदिक काल में आर्य संस्कृति के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये था आर्यों का राजनीतिक संगठन। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्यों की धार्मिक स्थिति क्या थी, वो किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो दोस्तों जो वैदिक काल था उस वैदिक काल में जो सबसे प्रतापी देवता थे वो थे इंद्र। यानी वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी वो इंद्र की थी। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। और ऋग्वेद के कुल 1028 सूक्तों में से 250 सूक्त इंद्र के ऊपर लिखे गए हैं। इस आधार पर यह माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल था या वैदिक काल था, उस वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे और उनको बादलों का देवता माना जाता था। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। दोस्तों इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराने वाला माना जाता था। दोस्तों वैदिक काल में यह माना जाता था कि जो यज्ञ होते थे उस यज्ञ से उठने वाला जो धुआं था वो मनुष्य का संदेश देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करता था। तो जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे और अग्नि के बाद जो तीसरे देवता थे वो थे वरुण। वरुण को जल का देवता माना जाता था। और ये प्राकृतिक संतुलक भी माने जाते थे, यानी प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनके बीच संतुलन स्थापित करने वाले देवता भी वरुण माने जाते थे। तो दोस्तों अगर हम लोग इन सब चीजों को देखें तो एक बात पता चलती है कि वैदिक काल में सभी तत्वों के अलग अलग देवता हुआ करते थे और उन देवताओं की पूजा की जाती थी।
इन सबके अतिरिक्त वैदिक काल में लिंग और योनि पूजा का प्रचलन भी व्यापक पैमाने पर प्रचलित था। दोस्तों, मेंस में यहां से क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि वर्तमान भारतीय संस्कृति में वैदिक काल के कौन कौन से तत्व समाहित हैं, उनकी विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये जो धार्मिक तत्व हैं, आज आप लोग देखोगे हमारे समाज में कई सारे अलग अलग तत्वों के अलग अलग देवता की पूजा का प्रचलन किया गया। तो ये वैदिक संस्कृति से ही हमारे समाज के अंदर आया है। दूसरा, वैदिक काल में देवताओं की पूजा अधिक की जाती थी, देवियों की पूजा नहीं होती थी या बहुत कम होती थी। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि जो वैदिक काल था वो पितृ प्रधान समाज था। तो आज भी आप देखोगे तो हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है, जो वैदिक काल की संस्कृति से ही हमारे यहाँ आया है। तो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। तो ये वैदिक काल का धार्मिक जीवन था, जिसमें प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनको पुरंदर कहा गया है। दूसरे देवता अग्नि थे, और तीसरा जो देवता था जिनका महत्वपूर्ण स्थान था समाज में, वो थे जल का देवता। इसके अतिरिक्त लिंग और योनि पूजा के साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जो वैदिक संस्कृति का प्रमुख अंग थी। अब दोस्तों, बात करते हैं वैदिक काल का समाज कैसा था, वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो दोस्तों, ये जो वैदिक काल था ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। समाज इन 4 वर्गों में विभाजित था। दोस्तों, 1500 बीसी के आसपास समाज इन 4 वर्गों में विभाजित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आते आते जो हम समाज को देखेंगे तो समाज हमारा 4 वर्गों में स्पष्ट रूप से विभाजित दिखाया गया। दोस्तों, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है, उसमें भी इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि 1000 बीसी तक आते आते जो ऋग्वैदिक समाज था वो स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो अब बात यह आती है कि ये समाज इस वर्ण व्यवस्था में विभाजित कैसे हुआ। तो दोस्तों, इसका मूल कारण है कि जो आर्य लोग थे, उन लोगों ने जब यहाँ के स्थानीय लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो उन लोगों को इन आर्यों ने अपना दास या गुलाम बना लिया और उसी को शूद्र कहा गया। तो दोस्तों, आर्य और शूद्र ये 2 समाज तो पहले ही विभाजित हो गए 1500 बीसी के आसपास शुरुआत में ही। दूसरा भी मैंने आपको यह बताया कि जब भी युद्ध होता था तो युद्ध में जो चीजें लूटी जाती थी उस पर सबसे पहले कबीले के प्रधान का हक होता था, यानी राजन का हक होता था। उसके बाद पुरोहित को दिया जाता था और पुरोहित के बाद सामान्य लोगों में उसको बांट दिया जाता था। तो दिनों दिन जब ये व्यवस्था चलती रही तो जो राजन था और जो पुरोहित था उसकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन संपन्न होती गई। तो एक वर्ग पुरोहित का भी समाज में उत्पन्न हो गया और चौथा वर्ग जो सामान्य का था वो वैश्य कहलाया। तो दोस्तों, इस तरीके से समाज में ये 4 वर्ग स्थापित हुए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। लेकिन वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म पर आधारित ना होकर के कर्म पर आधारित थी। क्षत्रिय उनको कहा गया जो कबीले की ओर से युद्ध लड़ने का काम करते थे, कबीले के लोगों की सुरक्षा करते थे। ब्राह्मण पुरोहित वर्गों को किया गया जो समाज को ज्ञान देने का काम किया करता था। वैश्य जो व्यापार करता था उसको वैश्य कहा गया और शूद्र जो सेवा करता था उसको शूद्र कहा गया। तो दोस्तों, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर स्थापित की गई वैदिक काल के अंदर। लेकिन 1000 बीसी के बाद जब उत्तर वैदिक काल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यही जो वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी वो धीरे धीरे जन्म पर आधारित हो। लेकिन अभी हम लोग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल में जो समाज था वो स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित था और ये जो विभाजन था ये कर्म के आधार पर था। दूसरी बात दोस्तों, जो वैदिक समाज था उसमें स्त्रियों की दशा अत्यंत उन्नत थी, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी।
मैंने आपको बताया था स्त्रियां सभा और विदेह, यानी अगर कोई स्त्री योग्य थी तो वो राजा को सलाह देने के योग्य मानी जाती थी और उसको सभा में बुलाया जाता था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो स्त्रियां थी उसकी समाज में स्थिति उच्च थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, अपाला ऐसी कई सारी स्त्रियों का वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अत्यंत उन्नत थी। तो दोस्तों यह था वैदिक समाज का सामाजिक जीवन। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग उत्तर